हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली जो एडिटोरियल डिस्कशन है ना, वो आज से स्टार्ट करेंगे हम। और जो भी न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे पर्टिकुलरली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं स्लाइड्स अभी इनिशियल स्टेज में तो स्लाइड्स के थ्रू नहीं करेंगे, मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा और उन डिस्कशन के आप जीएस पेपर जो भी जो टॉपिक होगा जिस पेपर से वो रिलेटेड होगा वो मैं यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके साथ ही मैं बता दिया करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपने जो नोट्स अगर आप स्पेसिफिक अलग अलग नोटबुक बना रखे हो, सपोज जीएस 1 के लिए आपने एक नोटबुक बना रखा है, ठीक है ना। और सपोज कोई टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज ये पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, एडिटोरियल का, कि एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। तो ये जो है ये बेसिकली अब देखो, ये पेपर एक्चुअली तो ये पेपर 3 है, ठीक है ना। अगर इस पे जो वुमेन इन एग्रीकल्चर जो है ये जीएस 3 का टॉपिक है, तो आप जीएस 3 से अगर आपके स्पेसिफिक नोटबुक है तो आप वहां पे इसकी जो भी वैल्यू एडिशन होगा, जो भी आपको नोट्स इसके बनाने हैं डिस्कशन से, वो आप वहां बनाओगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप वहां अंडरलाइन करके अपने नोट मेकिंग में यूज करोगे। मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप में या फिर अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे और टेलीग्राम वाले ग्रुप में इसके पीडीएफ जो है, पीडीएफ हो गया या फिर जो पीपीटी होगा वो मैं अपलोड करवा दिया करूंगा। ठीक है। तो पहला सबसे पहला जो एडिटोरियल है ना, आज हम 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। देखते हैं टाइम कितना अलाउ करता है। और 3 एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एडिटोरियल यही है कि एम्पावरिंग वुमेन, कि रोल ऑफ वुमेन है, बेसिकली रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। अब देखो ये बैकग्राउंड इसका कहाँ से आता है ना, कि अभी 2026, ठीक है ना, 2026 में अभी क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने, ठीक है ना। सो यूएनजीए ने 2026 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ऑफ द वुमेन फार्मर, राइट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। तो ये बेसिकली अब ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे वो मिलेट का डिक्लेयर करते हैं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या डिक्लेयर किया 2026 को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। तो अगर आप सोचोगे पहली बात कि यार वुमेन फार्मर अगर अपन डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी चीज में, ठीक है ना, अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऐसे करती क्यों है, तो इसके दो तीन कारण है जो प्राइमरली अगर आप देखो तो सबसे पहले तो एक तो ना जो ग्लोबल, जो जितने भी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, जो चलती है जिस तरीके से शेप करती है सारी पॉलिसी मेकिंग को, तो ग्लोबल जो ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग है ना उसका ध्यान अपनी तरफ खींचे। एक तो ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात फंडिंग, ठीक है ना, फंडिंग को इंश्योर करे और लोगों के अंदर अवेयरनेस आए इस चीजों को। जो भी है जो भी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, वो अपने यहाँ इस तरीको इस इससे जो कंडीशंस हैं उससे अवेयर हो और अवेयर अवेयर होने के बाद उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी को अपने शेप करें, ठीक है ना। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब सबसे पहले बात आती है कि इस आर्टिकल में राइटर कहना क्या चाहता है। तो अगर आप इस पूरे आर्टिकल को अगर आप समझोगे ना, तो इसमें देखा जाए तो दो तीन बातें निकल के आती है। कि सबसे पहली बात कि रोल ऑफ वुमेन, ठीक है ना, वुमेन का क्या रोल है। तो अगर आप देखोगे तो ग्लोबल फूड सप्लाई में नियरली हाफ द ग्लोबल फूड सप्लाई इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन, ठीक है ना। तो 50% जो ग्लोबल फूड सप्लाई है वो वुमेन के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना, वुमेन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो एक तरीके से डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स हो गए। और डेवलपिंग कंट्री में जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अभी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग नेशंस की अगर बात करें तो डेवलपिंग नेशंस में तो फूड प्रोडक्शन का 60% टू 80% तक जाता है अलग अलग कंट्री में, ठीक है ना। और अगर आप साउथ एशिया में अगर आप किसी वैसे किसी रीजन स्पेसिफिक अगर आप देखो, तो हमारे पास जो एक डेटा निकल के आता है कि सिर्फ साउथ एशिया में अगर आप देखो तो वुमेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है पूरे एग्रीकल्चर जो लेबर फोर्स है उसका 39%। मतलब पूरे साउथ एशिया में अगर लेबर फोर्स में 100 लोग हैं, एग्रीकल्चर लेबर फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर में अगर 100 लोग एम्प्लॉय हैं तो 39 जो है साउथ एशिया में ये वुमेन है। अब देखो ये एक्चुअली जब तक ये डेटा नहीं था ना, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। लेकिन डेटा जो है वो प्रूफ ही कर रहा है कि एग्रीकल्चर का बेसिकली बैकबोन है। और अगर आप इंडिया की तरफ भी आ जाओ ना, तो आप इंडिया में भी देखोगे कि अगर जितने लोग भी हैं, तो एक डेटा निकल के आया इंडिया स्पेसिफिक में, डेटा भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि ऑथर कहते हैं कि 80%, ठीक है ना, 1 सेकेंड, 80% ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। तो जितने लोग काम कर रहे हैं ना, इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन है इंडिया में, अगर 100 वुमेन काम कर रही है तो उसमें से 80 जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो जो है अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई कर रहे हैं कि बैकबोन की तरह दिखा रहे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए एक टर्म जो है वो यूज किया जाता है, दैट इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, तो इसको आप कीवर्ड की तरह लिख भी सकते हो, फेमिनाइजेशन ऑफ
एग्रीकल्चर। ये डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि द ग्रोइंग ट्रेंड वेयर वुमेन कंप्राइज एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन of the agricultural workforce, particularly in developing region. So this is termed as feminization of agriculture. क्लियर। लेकिन क्या हमने जो ये बात की कि सिर्फ ये बैकबोन की तरह विमेन हमें दिख रही है पूरी दुनिया में जो भी है, साउथ एशिया स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिकली हमने डेटा देखा, तो क्या हमारे पास सिर्फ एक यही है और क्या कोई चैलेंजेस नहीं है? तो बिल्कुल। तो ऑथर अब जो अगली बात बात जो करते हैं वो बात करते हैं चैलेंजेस से, कि क्या चैलेंजेस जो है, कोर कोर चैलेंजेस क्या है जो पर्टिकुलरली चैलेंजेस एसोसिएटेड विद वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहली बात जो वो करते हैं ना, जो सबसे पहला और डेटा स्पेसिफिक बात करते हैं वो, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, जिसकी वो बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि लैंड ओनरशिप, लैंड ओनरशिप गैप्स, ठीक है ना। अब देखो मैं समझाता हूँ क्या, ठीक। अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर, हम आपने अभी अपने डिस्कस किया कि इंडिया के अंदर 100 में से 80 लोग जो हैं, 80 विमेन जो है, 80% जो है वो इकोनॉमिकली एक्टिव विमेन है इंडिया में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में। पर इन 80 में से, मतलब मान के चलो पूरी इंडिया में 100 औरतें काम कर रही है जो इकोनॉमिकली एक्टिव है, जिसमें 80 जो है वो किस में काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इनकम है उनके पास, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर के फील्ड में वो एक्टिव है, ठीक है ना। इन 80 में से मात्र 14% जो है, सिर्फ 14% जो लैंड ओनर्स हैं वो वुमेन है। तो लैंड ओनरशिप नहीं है इनके पास, सिर्फ 14% के पास ही लैंड ओनरशिप है, ठीक है ना। और सरप्राइजिंगली एक डेटा और इसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि जो नेशनल जो हेल्थ सर्वे, फैमिली हेल्थ सर्वे है, ठीक है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है ना, उसकी तो रिपोर्ट यहां तक की बताती है कि ये जो फिगर है 14% भी नहीं है, ये है 8.3%। क्लियर। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है। अब बोलोगे कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है, किस तरीके से चैलेंज है? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर लैंड ही नहीं होगा तो कोई कोलेटरल नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, अब सिर्फ हमें कोरिलेट करते जाना है सारे पॉइंट को, ठीक है ना। अगर लैंड ओनरशिप ही नहीं होगा तो कोई कोलेटरल ही नहीं होगा, क्योंकि बैंक बिना कोलेटरल के लोन नहीं देगी। इसका मतलब जो विमेन एग्रीकल्चर में एक्टिव है उसको अपने जो मेल पार्टनर है, जो काउंटर पार्ट है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी अभी भी है, ठीक है ना। अब डिपेंडेंसी है लोन के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यहां से आप डोमेस्टिक वायलेंस वाला, अगर वुमेन और सोसाइटी को आप इंटरेक्ट करो तो यहां से आप डोमेस्टिक वायलेंस वाले भी एंगल को उठा सकते हो, ठीक है। पर अभी हम सिर्फ इकोनॉमिक स्पेसिफिक रहते हैं। तो एक तो हमने देखा कि भाई नो लैंड नो कोलेटरल, ठीक है ना। दूसरी बात, आपने क्या किया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसको? एक्सेस, किसका एक्सेस? रिसोर्सेज का, ठीक है ना। सो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तीसरी बात क्यों? अब अच्छा, इसको भी अगर मैं एक्सप्लेन करूं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कैसे? अब देखो, बैंक के पास वो जाएंगे, बैंक उनके कोलेटरल मांगेगी, बैंक लोन मिलेगा नहीं, इसका मतलब फॉर्मल सेक्टर उनके लिए कंप्लीटली बंद है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चरल स्कीम है, ठीक है ना, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना, अब ये अपने को पता है कि 6,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। तो 3 बार, तो वो अब लैंड ओनर को मिलते हैं, तो यहाँ पे भी वो उसका जो भी गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उससे भी दूर हो गए, ठीक है ना। और ना सिर्फ इस पे, अगर आप देखोगे तो मॉडर्न जो जो पॉलिसीज बन रही है ना, तो उसके अंदर भी जो जहाँ पे लैंड ओनरशिप की रिक्वायरमेंट है वहां पे जो है ना, तो वो उसको एसोसिएट करते हैं मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे जिसके नाम पे जमीन होती है आप उसको बुलाते हो, ठीक है ना, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेज में, आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी समझाने के लिए, फिर वो वहां पे उनकी एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये जब रिस्ट्रिक्शन आता है ना, तो ये रिस्ट्रिक्शन क्या करता है? ये रिस्ट्रिक्शन एक चौथा चैलेंज क्रिएट करता है अपने आप में ही, जिसको बोलते हैं लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है ना। जब एक्सेस ही नहीं है, जब उनके पास रिसोर्स का एक्सेस, एग्जैक्टली वही बात है कि आपको पढ़ाई करने के लिए एक्सेस नहीं दिया गया, रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास, तो आप जाहिर सी बात है आपके डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर तो क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है ना। तो वो डिसीजन मेकिंग पावर को आप जो है एक तरीके से लिमिट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर स्फेयर के बीच में उसमें आप कैसे डिसीजन करोगे, ठीक है ना। क्लियर। और अब सिर्फ इसकी बात नहीं है, यहां से अगर हम फिनांस वाले एस्पेक्ट को अगर डील करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई फॉर्मल क्रेडिट, क्योंकि हमने बात की कोई कोलेटरल नहीं है, कोलेटरल नहीं है मतलब आपको फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिलेगा कोई भी, और इनफॉर्मल क्रेडिट मिलेगा जहां से आपके डेप्ट ट्रैप में फंसने के, क्योंकि जो गांव का जो साहूकार है वो अगर पैसे देगा तो वो 20% 25% अपनी मर्जी के रेट पे देगा। और फॉर्मल क्रेडिट अगर आप लेते हो तो इस लोन में आपको कई बार सब्सिडाइज लोन भी मिल जाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मल क्रेडिट का जो रेट है उससे जो डेप्ट ट्रैप है उसमें फंसने के चांसेस आपके बहुत कम, मतलब मिनिमलिस्टिक चांसेस हैं, ठीक है ना। तो ये एक दो बातें इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या किया, आपको एक्सक्लूड कर दिया गया टोटली,
फॉर्मल क्रेडिट से, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लैंड जो है ना वो कोलेटरल की तरह चाहिए, ठीक है ना? और अगर लैंड ही नहीं होगा तो एक तरीके से बैरियर की तरह काम करेगा। फिर आपको क्या होगा, अगर आपके पास जब ये सारी चीजें नहीं है तो आप अपना अकाउंट भी जो है बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकते। फिर आपको आइसोलेट किया जाएगा जो फॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम है, ठीक है? आपको टेक्नोलॉजी से जो आप, और मैंने पहले बताया जो रिसोर्सेज वाले कॉलम में, कि जब आप सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाता है, वहां की भी आपके पास, वहां से भी आपके जो है एक्सेस नहीं होगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे चैलेंजेस देखे हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो हमने चैलेंजेस देखा तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ किया है? तो हाँ, गवर्नमेंट इसमें कर रही है। तो अब हम कभी भी आंसर राइटिंग करते हैं तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को भी मेंशन करना। अब ये सारे, अब हमारे पास क्या वर्ड लिमिट होता है, तो हमने पूरे डिस्कस हम पूरा करेंगे, पर लिखना कितना है ना, ये क्वांटम, ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से ही आएगा। जब तक आप आंसर राइटिंग की नहीं करोगे प्रैक्टिस, आप उस वर्ड लिमिट में, उस टाइम फ्रेम में 6.5 मिनट, 6 मिनट से 7 मिनट के विंडो में आप क्वेश्चन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी जर्नी में लिखने को बहुत कुछ होगा, पर लिखना कितना है, कितना, कौन सा पॉइंट इफेक्टिव ज्यादा है, ये उस टाइम पे डिसाइड करना, ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। इसलिए माना जाता है कि आपने अभी मेंस खत्म करना है नवंबर दिसंबर तक, हार्डली दिसंबर तक आपका मेंस खत्म हो जाना चाहिए पूरा, जीएस 1 2 3 ऑप्शनल सब। जिनका भी खत्म नहीं होगा, बोलने में तो सही नहीं लगता, लेकिन आप, बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पर हो सकता है प्रीलिम्स निकल जाए, पर प्रीलिम्स निकलना सॉल्यूशन भी नहीं है और सिलेक्शन भी नहीं है, ठीक है ना? हो सकता है मेंस निकल जाए, पर मेंस में इतने मार्क्स नहीं आएंगे कि आप एकदम आराम से आप जो जो सर्विस चाहते हो वो आप सिक्योर करो, या सर्विस मिल भी जाए। तो आपको आंसर राइटिंग के लिए आज से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, मैं पहले भी ओरिएंटेशन में बता चुका हूँ। खैर, वो बात हम धीरे धीरे डिस्कस भी करते रहेंगे। अभी हम वापस बैक टू टॉपिक आते हैं अपने। तो मैं बात कर रहा था कि क्या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएट किया है, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे अगर आप देखो तो एक है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जिसके अंदर क्या होता है, जो वुमेन के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है ना? उनको जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है, खास करके उनको जो है ना, जो छोटे, जो स्मॉल विमेन फार्मर्स हैं, उनके ऊपर इस पे ज्यादा फोकस होता है। दूसरा अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो एसएमएम, ठीक है ना? इसको बोलते हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, जो फार्म मशीनरी है उसके ऊपर 50% to 80% सब्सिडीज जो है, वो जो है फार्म मशीनरी के ऊपर, उसमें गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज देती है, ठीक है ना? सब्सिडीज का मतलब होता है कि जैसे अगर 1,000 रुपए का आपका कोई सामान है, कोई फार्म मशीन है, तो गवर्नमेंट उसपे 50% दे देगी कि आप एक बार ले आओ, 50 500 रुपए गवर्नमेंट दे देगी, 500 आप, 80% वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर कि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना? उसके बाद तीसरा, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एनएफएसएम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और इस एनएफएसएम में, फूड सिक्योरिटी मिशन में, 30% तो बजट का पार्ट पूरा पूरा विमेन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली फॉर विमेन फार्मर्स, स्पेसिफिकली फॉर 30। और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ये एलोकेट करता है 30% ऑफ इट्स बजट स्पेसिफिकली फॉर वुमेन फार्मर, ठीक है ना? पर्टिकुलरली इन सिलेक्टेड स्टेट्स। लेकिन ठीक है, इस, ये सिंपल सी बात है, अगर आप इन तीनों को देखो अगर ध्यान से, तो ये तीनों के लिए आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये क्या करते हैं, ये तीनों इंक्लूसिव प्रमोट करते हैं, इफ दे ऑल प्रमोट इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ठीक है ना? ठीक। तो अब सवाल सिर्फ यही नहीं है, ठीक है ना? सवाल बहुत सारे हैं, ठीक है ना? सवाल, अब इसमें ऑथर जो है एक बहुत नए डायमेंशन को इसमें ऐड करते हैं, और उस नए डायमेंशन को जो है, उस नए डायमेंशन को ऑथर किस नाम से बताते हैं, उसको बताते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से, ठीक है ना? तो वो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। अब क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज देखो कोई नया फिनोमेना नहीं है, हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज इसके इम्पैक्ट क्या है, ठीक है ना? लेकिन इसका अनइक्वल इम्पैक्ट हो रहा है। जितना इम्पैक्ट मेल पे है, ठीक है ना, या मेन पे, अगर आप देखो मेन वर्सेस विमेन अगर अपन बात करते हैं तो इन पे ज्यादा है। अब आप बोलोगे हम एग्रीकल्चर की बात करें, कैसे ज्यादा है? तो इनके जो ट्रेडिशनल वर्क है वो तो करना ही करना है, साथ में जो क्लाइमेट के कारण जो एग्रीकल्चर में, अब 50% इंडिया में तो हमने बात की 80% है, तो इन 80% को ड्रॉट का भी फेस करना है, फ्लड को भी फेस करना है, जो पेस्ट लग जाते हैं उनको भी, खेतों में फसल में जो बीमारियां लगती है, वो फसल खराब हो गए, वो सीजन खराब हो गया, मानसून नहीं आया, तो ये सब तो फेस करना ही करना है। साथ में घर के ट्रेडिशनल काम भी करने, अब पानी दूर से लेके आना पड़ेगा, पानी की एक्सेस देखनी है, ठीक है ना? क्लाइमेट चेंज के कारण जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम होंगे उसको भी सॉर्ट आउट कराना, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो यही कर रहे हैं। और हमने देखा है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन, जब माइग्रेशन वाले चैप्टर को मैं कभी कराऊंगा, तो हम रूरल से अर्बन माइग्रेशन का जो शिफ्ट है वो देखेंगे, तो जिसमें मेल तो रहते ही नहीं है, वो तो चले जाते हैं, मेन वाला पार्ट तो वो ऑलरेडी शहरों में काम कर रहा है, वो अर्बनाइजेशन में लगा हुआ है वो, ठीक है ना? तो ये क्या करता है, इसको सिंपल बोलते हैं कि एग्रीकल्चर रिस्क का जो है ना एक्सपोजर हमें देखने को मिलता है, वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और डोमेस्टिक, अब सारे काम उनको ही करने पड़ेंगे, तो इम्पैक्ट जो है ना बेसिकली
वो हमें औरतों पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट वो उठाते हैं, ठीक है ना। तो सवाल उठता है कि भाई क्या किया जाए, इसका कोई उपाय है? तो हाँ, कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट एडेप्टेशन होना चाहिए। और वो एग्जाम्पल देते हैं असम के अंदर, ठीक है ना। अगर आप देखो तो असम में ना एक जगह है, ठीक है ना, असम में एक नगांव करके एक जगह है, ठीक है ना। तो वहां पे GAON, GAON, राइट। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, इनएक्ट, ठीक है ना, वहां पे नगांव में। और यहाँ पे क्या किया गया है, बहुत चीजों को, वीकली क्लाइमेट जो है ना, जो टेक इनेबल्ड नॉलेज शेयरिंग है वो की जा रही है। विमेन फार्मर को मतलब क्लाइमेट एडेप्टेशन की जानकारी दी जा रही है विलेज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है ना। जो टेक में एनेबल्ड नॉलेज शेयरिंग की जा रही है, वीकली क्लाइमेट और एग्रीकल्चर एडवाइजरी जो है वो 300 विमेन फार्मर को 17 गांव में, नगांव के दिया गया है, मोबाइल बेस्ड कम्युनिकेशन को यूज करके। इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है ना। और अभी बात चल रही है कि उनके लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में इजिली कनेक्ट कर पाए, ठीक है ना, तो उस लैंग्वेज में भी बात चल रही है कि उनके जो अपनी भले बोली भी हो, मतलब लैंग्वेज को भी छोड़ दो, उसके ऊपर भी बात चल रही है, ठीक है ना। कई सारे लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें ये बात चल रही है कि और टेक में क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप वैरायटी की बात चल रही है, खास करके जो फ्लड और ड्रोट प्रोन से हो, ठीक है ना। कि अगर मान के चलो सूखा पड़ रहा है तो हमारे सीड की क्वालिटी, ठीक है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके तो हम इसमें आगे चल के हम बात भी करेंगे कि भाई इसका रास्ता भी यही है, ठीक है ना। तो सवाल उठता है कि ये सारी प्रॉब्लम है, पर हम अपने आंसर को कंक्लूड कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, कंक्लूजन तो ऐसा है कि फोकस तो होना चाहिए कि भाई उनके ऊपर जो क्लाइमेट का बर्डन है उसको पहले कम करें। जो जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया उसका बस हमें सोल्यूशन निकालना है। सो फोकस इज शुड बी ऑन द फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है ना, वेराइटीज पर्टिकुलरली, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट रिच लोकल क्रॉप्स। हम लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब अगर मान के चलो लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छा आंसर का टूल होता है। लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मान के चलो अगर आप सिर्फ खेती कर रहे हो, ठीक है ना, आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, पर साथ में आपने क्या किया, एग्रीकल्चर के साथ आप कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में हो, ठीक है ना, और साथ में आपने गाय रख ली, ठीक है ना, आपने पोल्ट्री फार्म कर लिया। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके अब खेती अगर खराब हो गई तो आप गाय से, जो कैटल है कैटल से कमा सकते हो, आप पोल्ट्री से कमा सकते हो, ठीक है ना। तो आपके जो है सोर्सेज जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ठीक है ना, सोर्सेज आपके ज्यादा होंगे। दूसरी बात हमने देखा कि स्मार्ट सीड प्रोडक्शन जो है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, कम्युनिटी लेड अप्रोच हो सकता है। एक और बात जो कि एक बहुत अच्छा है, आप आंसर को ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो कि हमने बात की टूल्स जो है ना वो जनरली कैसे हैं, मेन स्पेसिफिक है। तो हम टूल्स भी जो है ना स्पेसिफिक नीड जो है ना विमेन फार्मर की, उसको ध्यान में रख के हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। मतलब जेंडर स्पेसिफिक जो टूल डिजाइन है उसकी बात की जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो, ठीक है ना, कि पूरी दुनिया के अंदर अगर एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल हो, और ठीक है ना, और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सबका, तो आपको सपोर्ट भी करना है, रिकॉग्नाइज भी करना है, ठीक है ना, और प्रॉपर चैनलाइज भी करना है। जो कि रोल जो एक जो वुमेन प्ले करती है, पर्टिकुलरली वुमेन फार्मर, पूरी देश में, और ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में, ठीक। सो यू कैन कंक्लूड लाइक फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, so it is necessary to support, recognize and channelize the critical role played by women farmers across India and the world। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था, ठीक है ना। अब दूसरा आर्टिकल, ठीक है ना, दूसरा आर्टिकल हमारा किस पे, चाइल्ड लेबर पे। अब चाइल्ड लेबर पे, अब देखो चाइल्ड लेबर की बात सिंपल ऐसी है कि चाइल्ड लेबर का ये आर्टिकल क्यों आया, ठीक है ना। 12 जून जो होता है ना, 12 जून, ये भी एक अच्छा मेंस के जो डिस्कशन है ना, इसके अंदर देखो बहुत सारा, इसमें नॉलेज हमारा एक्यूमुलेट बहुत ज्यादा होगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। पर इसमें कई बार ऐसा होगा कि प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके पास देखने को मिलेगा, प्रीलिम स्पेसिफिक डेटा होगा। तो 12 जून को ना हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, WDACL, ठीक है ना। अब 12 जून, ठीक है ना। सो दिस डे इज ऑब्जर्व अंडर द ऑस्पिस ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब चाइल्ड लेबर है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मनाती है। अब उसका सिंपल एम है कि पूरी दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर है, वर्कर है, ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी, उन सबको एक साथ लाया जाए, और जो चाइल्ड लेबर का जो जो कॉज है ना उसके अगेंस्ट जो है अपनी फाइट दिखाई जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो आप बोलोगे कि चाइल्ड लेबर, अब मैं यहाँ से चाइल्ड लेबर पे यूपीएससी ऑलरेडी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, और गोल नंबर पर्टिकुलरली 8.7, ये इसकी बात भी करता है, calling for an end to child labor by 2025, 2025 in all its form, ठीक है ना। टू एंड चाइल्ड लेबर इन ऑल इट्स फॉर्म बाय 2025, 2025 में चाइल्ड लेबर को कंप्लीटली खत्म कर देना हर फॉर्म में, ठीक है ना। पर ठीक है ना, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 160 मिलियन, 160 मिलियन, ठीक है ना, चिल्ड्रन
160 मिलियन चिल्ड्रन आर एस्टिमेटेड टू बी इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। सो रिप्रेजेंटिंग सिंपली 1 in 10 चिल्ड्रन, 10 में से 1 बच्चा तो चाइल्ड लेबर में है, चाइल्ड लेबर का शिकार आप बोल, ठीक है ना। और एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक रीजन का तो जो रीजनल कंसंट्रेशन है ना, वो तो और ज्यादा है, ठीक है ना। और उसमें तो कहा जाता है, मैंने तो ग्लोबल डेटा बताया 161 मिलियन चिल्ड्रन, 1 out of 10। पर अगर आप देखोगे, अगर इन तीनों रीजनल कंसंट्रेशन को, पर्टिकुलरली अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक रीजन, इट सिंपली अकाउंट फॉर नियरली 9 out of every 10 चिल्ड्रन एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर, 9 में से 10, ठीक है ना। कौन कौन से रीजन में, एशिया, ये भी डेटा सेट आजकल डेटाबेस भी क्वेश्चन आते हैं। तो एशिया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और पैसिफिक रीजन हो गया। तो यहाँ पे कितने हो गए, 9 out of 10 चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब देखो, ये कहा जाता है कि कोविड के बाद ना जो इम्प्लीकेशंस हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा, ये जो इसने जो है ना सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया है, खास करके उन बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। क्योंकि कोविड हुआ तो एकदम से जो बच्चे मतलब बाउंड्री लाइन पे मार्जिनलाइज्ड थे, वो काम में चले गए कि भाई चलो पहले तो पैसे जरूरी है, बाद में। और जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया ना, वो दोबारा कभी उस रास्ते गए ही नहीं, वो फिर अपने काम में लग गए, ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे अगर, तो इसने मतलब कभी वो स्कूल वापस लौटे ही नहीं, ठीक है। इंडिया में भी सेंसस हुआ 2011 का, अभी वाला तो अभी होगा 2027 में। लेकिन 2011 का सेंसस कहता है कि इंडिया में भी कम नहीं, 5 से 14 साल के बीच में 43.5 लाख, मतलब 53 स्पेसिफिकली, इतने लाख बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में हैं। और आप बात करोगे कि भाई ज्यादातर किस में है, तो 3 इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं, बीडी इंडस्ट्री में, ठीक है, कारपेट वीविंग में, और कारपेट वीविंग के अलावा एक आप देखोगे फायरवर्क्स में, पटाखे वाली इंडस्ट्री में, यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन 3 जगह आपको खूब देखने को मिलते हैं। तो अब एक और बात, अब आप बोलोगे कि भाई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने दिनों से कुछ तो कर ही रही होगी चाइल्ड लेबर के लिए, कोई लेजिस्लेशन वगैरह तो होगा। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेजिस्लेशन को देखोगे ध्यान से, तो आपको लेजिस्लेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ही लेजिस्लेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं CLPRA, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना, PRA, ठीक है ना। ये आया था 1986 में, ठीक है ना। ये सिंपल क्या था, इनिशियली जब ये आया था तो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था, और इनका सिंपल एम था रिहैब किया जाए, ठीक है ना। एक फोकस था, फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन, कि बच्चों को कैसे रिहैब किया जाए। फिर जस्ट अगले साल 1987 में हमने एक पॉलिसी बनाई, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर। हमने चाइल्ड लेबर के ऊपर एक पॉलिसी बनाई, एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट किया इसका है, ठीक है ना। और हाई इंसिडेंस एरिया में जहां पे भी है, हमने जो एक्ट है CLPRA, उस एक्ट को बहुत बहुत अच्छे तरीके से इन्फोर्स करने की कोशिश की। 2016 में प्रेजेंट रिजीम आने के बाद 2016 में इस एक्ट को चेंज किया गया, इसमें अमेंडमेंट लाया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, 2016। और इस एक्ट में बात किया गया, इसने क्या किया, प्रोहिबिट कर दिया एम्प्लॉयमेंट, जो चिल्ड्रन जो है 14 साल के नीचे। अब इसने क्या किया, देखो ध्यान से समझना, 14 साल के नीचे तो टोटली प्रोहिबिट कर दिया, और 14 से 18, ठीक है ना, उनको जो है ना, जो शेड्यूल्ड हैजार्डस ऑक्यूपेशंस है ना, SHO बोलते हैं, शेड्यूल्ड हैजार्डस ऑक्यूपेशन, उसमें हैजार्डस इंडस्ट्री में वो नहीं, 14 के नीचे वाले तो काम ही नहीं कर सकते, और 14 से 18 वाले काम कर सकते हैं, पर वो हैजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद एक हमारे लिए चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना, कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मूवी देखी होगी, तो उसमें जो इंग्लिश मीडियम में, शायद पहले वही आई थी इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम में राइट टू एजुकेशन को लेके मूवी बनाई गई थी, काफी बढ़िया मूवी है। तो वो तो मतलब एक कल्ट मूवी है, तो देखनी चाहिए। अगर आप राइट टू एजुकेशन को समझना चाहते हो अच्छे से, तो उस मूवी में ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी गया है। तो 6 to 14 ईयर्स जो है, ये मैंडेट करता है बेसिकली, राइट टू एजुकेशन सिंपली मैंडेट्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, ठीक है ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये फ्री एजुकेशन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी अपने को पता है कि ये सही तरीके से इन्फोर्स नहीं होता। पर ये पूरे आर्टिकल में जो हमने देखा, इस पूरे आर्टिकल में सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या है, इस आर्टिकल में जो ऑथर है ना, वो बहुत अच्छे से राइटर समझाना चाहते हैं कि एक मॉडल, ठीक है ना, हैदराबाद में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, पहले का 2001 की बात वो करते हैं, 2001 की केस स्टडी वो शेयर करते हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी लेड ड्राइव की। पर वो करते हैं 2001 की, 2001 में तो हमारे पास तेलंगाना नहीं था, मॉडर्न डे तेलंगाना में एक तहसील है वेलपुर मंडल, ठीक है ना, वहां की बात वो करते हैं, ठीक है ना, कि जो कम्युनिटी ने वहां पे क्या किया, जितने बच्चे थे ना 5 से 15 साल के, सबको लेबर से, एग्रीकल्चर जो चाइल्ड लेबर है उससे निकाल के 5 से 15 साल के सारे बच्चों को स्कूल में एंट्री कराई, सबको, सबने, पूरी कम्युनिटी ने मिलकर डिसीजन लिया। और चाइल्ड लेबर फ्री मंडल जो है, उसको अक्टूबर 2001 में, उसको 2 अक्टूबर गांधी जी
की जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर फ्री मंडल, कि उस पूरे मंडल में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, और 100% स्कूल रिटेंशन है वहां पे, 100%। और 2001 में यह 100% स्कूल रिटेंशन हुआ था, आज 2015 है, सॉरी 2025 है, आज तक 100% स्कूल रिटेंशन है, ठीक है ना। तो एक ये बात भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 साल के बाद भी, मतलब इट इज सस्टेन सक्सेस, 24 years ऑन, 24 years लेटर, वेलपुर स्टिल बोस्ट 100% रिटेंशन स्कूल्स एंड रिमेन्स फ्री ऑफ चाइल्ड लेबर। सो ये कैसे हो गया? ऐसे तो हुआ नहीं होगा, तो इसमें कम्युनिटी का रोल है, ऑफिशियल्स का रोल है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके पार्ट होंगे, वहां के जो सरपंच हैं, पंचायत है, उन सब का पार्ट है, ठीक है ना। सब ने अपना अपना पार्ट अच्छे से प्ले किया, और एक तरीके से परसिस्टेंट एफर्ट है कि किस तरीके से सबको एक साथ लाया जा सके। तो हम आगे और क्या कर सकते हैं? तो आगे हम अगर देखें तो हम यहाँ से की सीख सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर ना टॉप डाउन अप्रोच बहुत रेयर लगता है इन चीजों में, जहां अवेयरनेस रिक्वायर्ड हो, तो हम बॉटम अप अप्रोच से, कि भाई हम नीचे से सब कुछ ठीक करते चले, हो सकता है ऊपर सारे कुछ धीरे धीरे चीजें चेंज आने लगे, ठीक है ना। तो एक ये जो है बहुत अलग अप्रोच के साथ जो है आर्टिकल को लिखा गया, ठीक है ना। तो ये कम्युनिटी का जो है ना एक तरीके से रोल क्या हो सकता है, किस तरीके से कम्युनिटी खुद अपनी चीजों को हाथ में लेके करा सकती है। डन। तो ये जो है जो मतलब कम्युनिटी क्या कर सकती है, तो बॉटम अप अप्रोच जो है ना, इट कैन बी सॉल्यूशन टू सोशल इश्यूज। तो इस तरीके से हम आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब लास्ट आर्टिकल, ठीक है, एक आर्टिकल हम और डिस्कस कर लेते हैं, इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी एंड वेयर टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है ना। अब देखो, इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी के ऊपर जो ये आर्टिकल है ना, बेसिकली अगर इस आर्टिकल को आप पूरा ढंग से समझो ना, तो ये मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब ये आर्टिकल आया कहाँ से? ये आर्टिकल एक कॉन्सेप्ट से आया, जीन एडिटिंग, ठीक है ना। बीटी ब्रिंजल, ठीक है ना, जैसे हम क्या करते थे, हम जीन एडिट करके, अब मान के चलो, एक ऐसे समझाता हूँ, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसमें हम कैस 9 सीजर यूज करते हैं। अब ये सीजर असली का कोई सीजर नहीं है, सब बायोलॉजिकल बायो सीजर्स हैं। अब किसी का जीन ऐसे, ठीक है, सॉरी, ठीक। अब मान के चलो इसके अंदर कई सारे थ्रेड्स बने हुए हैं। अब अपने को लगता है यहाँ पे जो थ्रेड्स है ना, ये ब्लैक कलर, या हमारे कलर छोड़ो, आंखों के कलर के लिए, आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो जीन है ना, ये हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें हमें लगता है कि इसमें ना ये हाइट छोटी रह जाएगी। तो ये क्या करता है, ये सपोज ये एरिया कट कर दिया, और यहाँ पे ये कैस 9 सीजर को हमने यूज किया क्रिस्पर से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरा, ठीक है ना, हमें जो क्या करना होगा, कोई दूसरा जिसकी हाइट ज्यादा हो, वो वाले जीन से हम ये वाला एरिया एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे प्लेस करेंगे, और वापस इस जीन को जो है हम प्लेस कर देंगे। तो ये जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी आए, ठीक है ना। अब देखो, अब बात इसलिए हो रही है इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी की, कि हम इंजीनियरिंग में ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग जो है ना, ये आज के टाइम पे स्टार्टअप्स ने इस काम को अपने हाथ में लिया, और अनरेगुलेटेड लैब्स है। अब इसके कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा ग्लोबल इनइक्वालिटी आएगी। इसको, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, बेसिकली एक टर्म है, बहुत प्यारा सा टर्म है, जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन, जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। इसका 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 डेफिनेशन सिंपल है, इट इज द यूज ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन टेक्नोलॉजीज टू चूज एम्ब्रियोज बेस्ड ऑन प्रेफर्ड हेल्थ और पर्सनालिटी ट्रेट्स बिफोर इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। सो बेसिकली इस पूरी की बात होती है जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये किस कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है डिजाइनर बेबीज में, ठीक है ना। अब देखो मैं समझाता हूँ, हम लोग सब लोग एक कॉन्सेप्ट से जानते हैं, आईवीएफ, ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है, आज के टाइम पे क्या हो गया, न्यूक्लियस जिनोमिक्स जो है एक कंपनी है, उसने न्यूक्लियस एम्ब्रो प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च कर दिया है। अब जैसे जब आईवीएफ होता था ना, तो आईवीएफ में क्या होता है कि जैसे मेल है, फीमेल है, तो वो लोग क्या करते थे, इन जनरल मेल और फीमेल से क्या करते थे, यहाँ से एग्स, यहाँ से स्पर्म, और यहाँ से एम्ब्रियो जो है, एक बी से एक एम्ब्रियो तक इन जनरल बना के रख लेते थे। उनमें से कोई एक दो जो है उसको प्लेस करते थे, और जो उनका जो सक्सेस का जो चांस होता था वो जनरली यहीं से आता था, ठीक है ना। तो ये काम होता था, ठीक है। ये बेसिकली आईवीएफ में आज तक टिल डेट चल रहा है। पर अब क्या हो गया है, मैंने बताया ना कि कुछ स्टार्टअप जो हैं खास करके वो इसके अंदर आ गए, और वो अनरेगुलेटेड लैब्स हैं, ठीक है ना। तो वो जो है ना, इसके कारण बहुत मतलब डीप कंसर्न्स जो हैं एकदम से दुनिया के सामने आए हैं, ठीक है ना। अब वो क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। आईवीएफ प्रोसेस तो हमने देख लिया कि भाई इन वर्टो फर्टिलाइजेशन में डॉक्टर क्या करते हैं, 15-20 एम्ब्रियो जो है पर कपल जनरेट करते थे ट्रेडिशनली, और उनमें से जो उनको सही लगता था, बाद में एक दो जो है वो उसको लेके जाते थे, आगे कैरी करते थे, ठीक होगी बात, उसको प्लेस किया जाता था।
अब ठीक है ना, अब एक टर्म जो है वो चल रहा है, उसको बोलते हैं पीआरएस। ठीक है ना, ध्यान से समझना ये पीआरएस क्या है। ये पीआरएस है पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर। ठीक है ना। अब क्या किया जाता है, ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं, जीन जो है उसमें अपने को पता है कि एक बंदे के पास ये जीन्स हैं, दूसरे मतलब जीन वन जीन टू, ठीक है ना, ऐसे। अब उनको पता है कि इस जीन में ना इसके पास एक्स वाई जेड डिजीज है, इसकी हाइट कम रहेगी, इसके आंखों का कलर ऐसा है, ठीक है ना, तो इंटेलिजेंस कम रहेगी, डिजीज ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। तो वो क्या कर रहे हैं, अब कई सारे जीन वन जीन टू जीन थ्री जीन फोर ले लेते हैं और उनको रेटिंग, उनको सबको रैंक देते हैं कि आईक्यू में इसकी रैंक कितनी रहेगी, 20, सपोज एक स्कोर दे दिया 1 to 100 पे पीआरएस में। ठीक है ना। तो ये जो पीआरएस में वो स्कोर दे रहे हैं ना बेसिकली 1 to 100 के स्केल पे, जिसको मैंने बोला पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर, कि किसके जैसे मान के चलो इसको रिस्क दे दिया कि इसके ना कैंसर होने के, डिजीज होने के, इसका रिस्क जो है वो 80 है। ठीक है ना, 80 आउट ऑफ या 82 आउट ऑफ 100। ठीक है ना, आईक्यू प्रोडिक्शन कर दिया कुछ, तो वो टोटल जो है, अब आप क्या करोगे, आप अपने जीन के अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट सिनारियो लगेगा, आप वो चाइल्ड जो है जिसको बोलते हैं डिजाइनर बेबी, आप उसको डिजाइनर बेबी को, आप आगे चल के वही डिजाइनर बेबी आपके सामने होगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है ना, आप मतलब इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सिलेक्शन। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये टेक्नोलॉजी को हम चैलेंज की बात अगर इसमें करें, तो अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने मर्जी से बच्चे को डिजाइन कर सकते हैं, पर देखो अगर रियलिटी में देखोगे ना तो एक तरीके की ये साइंस फिक्शन है। अब साइंस फिक्शन आज की डेट में ऐसा हो गया है ना कि जिसके लिए कहा जाता है कि एक फ्रेज यूज किया जाता है कि व्हाट वाज वन साइंस फिक्शन इज नाउ टेक्नोलॉजिकल फैक्ट। ये सब हम इमेजिन कर सकते थे कि भाई आंखें जो है वो ऐश्वर्या राय की हो, हाइट फलाने की हो, इसकी हो, ठीक है ना, इतने लखन होने चाहिए इसके अंदर, ठीक। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रियल में हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो जेनेटिक टूल जो है ना वो अलाउ करते हैं पेरेंट को कि वो ट्रेड सेलेक्ट कर सकें, हेल्थ में कैसा हो, अपियरेंस कैसी हो, इंटेलिजेंस कैसा हो। ठीक है ना, वो कस्टमाइजेशन को इनेबल कर रहे हैं, आई आंखों का कलर कैसा हो, इमोशनल टेम्परामेंट कैसा हो। ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल इनहेरिटेंस है ना, जो हम नेचुरल अपने पेरेंट्स से जीन इनहेरिट करते हैं, तो हम नेचुरल इनहेरिटेंस की तरफ से हम जेनेटिक क्यूरेशन की तरफ जा रहे हैं, हम जीन को ही क्योर करके ना सब चेंज कर रहे हैं, डिजाइनर बेबी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब बोलोगे तो इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत है। ठीक है ना। अब जब इनइक्वल, हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन कही थी कि हम इनइक्वलिटी की तरफ जाएंगे, अगर इस तरीके से लैब्स आगे जाएगा तो बहुत डीप ग्लोबल इनइक्वलिटी आएगी। तो अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। ठीक है ना, तो इनइक्वलिटी की बात इसलिए है कि जब ये प्रॉमिस कर रहा है, जब हम जीन एडिटिंग कर रहे हैं और ये बोल रहा है कि डिजीज फ्री चिल्ड्रन होंगे, तो ये तो रिच पुअर गैप को बहुत ज्यादा डिवाइड कर देगा। जो वेल्दी हैं, जो वेल्दी सेक्शन है सोसाइटी की, वो अफोर्ड कर सकते हैं, दे में अफोर्ड परफेक्ट बेबीज, लिविंग अदर्स बिहाइंड। ठीक है ना। सो इसके अंदर, और इंडिया स्पेसिफिक अगर आप इसमें बात करो, तो इंडिया स्पेसिफिक तो और भी बहुत ज्यादा थ्रेट है इसके अंदर। और इंडिया स्पेसिफिक तो अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर तो आपको याद होगा, अल्ट्रासाउंड हम लेके आए थे कि भाई बेबी की कंडीशन कैसी है न क्या है। ठीक है ना, हमने अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को, इसका क्या मिस यूज किया हमने, हमने फिटल हेल्थ को जानने के लिए लेके आए थे। हमने पता करने लग गए कि भाई मेल है कि फीमेल है। ठीक है ना, कि उस बच्चे का जो है, उसके का चक्कर में क्या हुआ, हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो 910 तक पहुंच गया, पर हाँ था 910 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है ना। तो हम यहाँ हमने क्या किया, हमने फेटिसाइड चालू कर दिया, फीमेल फेटिसाइड, हमने बच्चों को लड़कियां देखते ही हमने मारना चालू कर दिया। ठीक है। तो हमने सेक्स सिलेक्शन के लिए उसको यूज किया, हमें फिटल हेल्थ के लिए अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को यूज करना था, तो हमारा तो हिस्ट्री बहुत बुरा रहा है इस मामले में। तो इंडिया स्पेसिफिक तो इशू जो इंडिया के साथ एसोसिएटेड है ना। और दूसरी बात, अगर जीन एडिटिंग जो है प्रेफरेंस अगर देगा, तो अगर मान के चलो इंडिया के अंदर जो रिचेज हैं वो फेयर स्किन ले आएंगे, तो फेयर वर्सेस ब्लैक वाला ये वाला भी चलेगा। ठीक है ना। टॉल, फिर कास्टिज्म, कलरिज्म, ठीक है ना, जेंडर बायस भी आगे। अब अभी तक तो हम जेंडर बायस देखते थे, अब फेयर स्किन, टॉल मेल चिल्ड्रन, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो फिर बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ में आएंगे। ठीक है ना। तो इससे आप देखो तो एक टेक्नोलॉजी के इस कारण आप यहां से अगर आउटकम लो तो आप डीप सोशल इनइक्वालिटीज की तरफ चले जाओगे। ठीक है ना, आप इंडिया के अंदर भी, ठीक है ना, और इंडिया में सोशल इनइक्वालिटीज होगा। ठीक, और पूरी दुनिया के लिए भी अपने आप में अगर आप देखो तो ये ग्लोबल थ्रेट है। और मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये ग्लोबल थ्रेट है, तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल थ्रेट है। इसके रीजंस हैं। चाइना के मूव्स आपको पता है, चाइना किसी की नहीं सुनता। ठीक है ना, चाइना लैब जो है वो तो मतलब इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ के हिसाब से जीन एडिट करेंगे, और चाइना सीधा सीधा सुपर ह्यूमंस बनाएगा, सीधा सीधा। और चाइना किसी की सुनता नहीं है, ना किसी के रेगुलेशन उसके ऊपर लगते हैं, ना कोई सैंक्शन लगता है, ना किसी को मानता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो मिसयूज करेगा ना ये, भाई साहब एक बार तो ये तूफान मचाएगा चाइना। क्लियर।
दूसरी बात, ग्लोबल थ्रेट, हमारे पास कोई रेगुलेशन रेगुलेशन ही नहीं है, कोई रेगुलेशन, कोई रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और चाइनीज फैसिलिटी तो वैसे भी मैंने बताया ना, उनका एथिकल डिलेमा कुछ नहीं होता उनके उनके बस सिंपल है, ठीक है ना, कि हमें ये करना है कि नहीं करना है बस, और उनकी इच्छा है करने की तो सीधा चालू कर देते कार्यक्रम अपना। ठीक। दूसरी बात, अगर आप देखो कि एक कंट्री अगर एथिकल लाइन को क्रॉस करती है, तो ये इसका रिपलिंग इफेक्ट होगा पूरी दुनिया में, ठीक है ना। और उसका जो है ना बायोएथिकल क्राइसिस जो है पूरी दुनिया के, मतलब ग्लोबल ट्रस्ट और कॉपरेशन सबको तबाह बर्बाद जो है वो देखने को आपको मिलेगा बहुत आराम से। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, इंडिया के अंदर तो इंडिया तो हमेशा स्पिरिचुअल लेगेसी रख रखा है, हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी भी की थी, वैक्सीन इक्विटी की, जब हमने वैक्सीन बनाया था तो हमने सबको दिया था वैक्सीन, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है ना, हमें बियॉन्ड प्रॉफिट सोचना पड़ता है, ठीक है ना। और आप, ऐसा नहीं है कि जीन एडिटिंग के इम्पैक्ट को हम देख नहीं रहे हैं, हमें जहां जरूरत है एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंट में, वहां हम कर रहे हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट की, भाई फसल में हमें कीड़े लग जाते हैं इस एरिया में, पर्टिकुलरली मिट्टी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उन सीड्स में वहां हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी क्लाइमेटिकली कितना सस्टेनेबल है ये भी अभी क्वेश्चनेबल है, ठीक है ना। छोटे फार्मर्स जो हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर हम इतना जीन एडिटिंग बेबीज में स्टार्ट कर देंगे तो फसलों तक तो आराम से पहुंच जाएगा, तो छोटे फार्मर्स को भी जो है वो दिक्कत आएगी, ठीक है ना, आगे चल के। तो जीन जीन एडिटिंग के तो इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट हर फील्ड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, खास करके जितने ऑर्गेनिक और बायो लिवेबल फील्ड्स हैं वहां पे। तो कई बार क्या होता है, देखो एक बॉटम लाइन बताता हूँ सिंपल। इंडिया ना दुनिया में दो, जैसे अगर हम बड़े हाउस की बात करते हैं ना, सिलिकॉन वैली मतलब यूएसए, इसका सिंपल एक मोटिव है प्रॉफिट, इसको और किसी से लेना देना नहीं है। और चाइना का तो सिंपल है स्टेट, चाइना के लिए कहा जाता है कि स्टेट मोटिव है उसका, सिंपल स्टेट ड्रिवन एम्बिशन, ये इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखता है। तो बोलोगे कि भाई इंडिया क्या स्टैंड ले, तो इंडिया सिंपल है कि भाई इंडिया जो है ना एक थर्ड वे ले सकता है, कि आपके पास ना इनोवेट करो पर कंपैशन के साथ, राइट, कंपैशन विद इनोवेशन। अगर आपके इनोवेशन में कंपैशन ही नहीं है ना, आप एक तरफ तो रिच के हाथ में वो दे रहे हो ना कि सुपर ह्यूमन बनाने की कैपेबिलिटी, और बेचारे पुअर के हाथ में कुछ भी नहीं, तो ये जो इनइक्वालिटी आएगी ना वो सस्टेनेबल नहीं होगा। वो आने वाले टाइम पे वो रिच भी जो है वो भी तकलीफ में रहेंगे, जो दूसरे लोग हैं वो भी तकलीफ में रहेंगे। तो इस तरीके से हम इस आर्टिकल को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमने मेंस के अकॉर्डिंगली सारा डिस्कस किया। अब आपका काम है इसको एक बार आप नोट मेकिंग करोगे, और जितना भी हो सकता है आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, और अपने पेपर अकॉर्डिंग, जैसे हमने पहला आर्टिकल जो डिस्कस किया वो जीएस 3 का था, जो चाइल्ड लेबर का आर्टिकल था वो पेपर 2 में काम आ सकता है, ठीक है ना, जीएस 2 में। और जो लास्ट आर्टिकल है वो भी पेपर 3 का है, ठीक है ना, जीएस 3 का। तो जीएस 2 के हमने एक आर्टिकल, जीएस 3 से रिलेटेड हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच। चलिए।